गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले थे वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन, और सामाजिक जीवन के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे थे नारी की स्थिति। ठीक है, बहुत सारे ग्रंथों में नारी का निंदा किया गया है, जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ पुत्री जन्म को समस्त दुखों का कारण कहा। ठीक है, और एक मैत्रेयी संहिता है जिसमें नारी की तुलना शराब व जुआ से किया। लेकिन एक और ग्रंथ है जिसको कहा जाता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, पत्नी को कहा इसमें अर्धांगिनी कहा। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्र के बारे में क्या लिखा है बताइए? ठीक है, नहीं, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्र के बारे में क्या लिखा है? ठीक है, ठीक है, पुत्र को परिवार का रक्षक कहा। ठीक है, तो इस काल में ना कुछ महिला विद्वान, क्या हो जाएगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? महिला क्या बोलेंगे इसको? हाँ, का नाम मिलता है इस काल में, जैसे कि मैत्रेय, गृहीता, गंधर्व। हाँ, इसके अलावा एक और महिला है जिसका नाम है, एक और महिला है गार्गी। इस काल का ये महिला विदुषी थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में भी लिखे हैं हम लोग, लिखे थे ना ये हो गया नारी की स्थिति। ठीक है, फिर आगे देखेंगे सामाजिक जीवन के अंतर्गत गोत्र व्यवस्था। जानते होंगे आप लोग गोत्र व्यवस्था, गोत्र मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका जो प्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ से मिलता है? ये हमें ना ये यहाँ से मिलेगा ऋग्वेद में। ठीक है, गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन गोत्र की अवधारणा ना उत्तर वैदिक काल में आता है। इसका जो अवधारणा है ज़्यादा फेमस होता है, ये अवधारणा उत्तर वैदिक काल में आता है। चलो बात करते गोत्र क्या होता है। ये जो गोत्र है ना, ये उस समय 7 ऋषियों के नाम पर था स्टार्टिंग में उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, गोत्र का मतलब होता है एक ही कुल में जन्मे व्यक्ति, समझे होंगे? ठीक है, यदि आप लोग देखना समाज में देखते हैं किसी के यहाँ शादी होता है या लड़के लड़की देखने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? गोत्र। यदि समान गोत्र है तो ठीक है, क्या हो जाता है? भाई बहन निकल जाता है। तो गोत्र का अर्थ होता है एक ही कुल में जन्मे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गोत्र कहते हैं। गोत्र यहाँ पर लिखेंगे, गोत्र का इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है, अर्थ एक ही कुल में जन्मे व्यक्ति। ठीक है, एक ही कुल में जन्मे व्यक्ति। ठीक है, और ये गोत्र 7 ऋषियों के नाम पर था। ठीक है, ये 7 ऋषियों के नाम पर था ये गोत्र।
स्टार्टिंग में, बाद में बढ़ता गया, गोत्रों की संख्या पेड़ पौधे के नाम पर भी स्टार्ट हो गया, है ना, ये पेड़ पौधे जानवर वगैरह के नाम पर भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ा तो गोत्र भी बढ़ गया। क्या बोली? 7 ऋषियों के नाम पर है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद कम, गुड मॉर्निंग, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था पहले हम लोग पढ़े थे ना, पहले क्या पढ़े थे? वर्ण पढ़े थे, वर्ण पढ़े थे, ठीक है। वर्ण का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। सबसे पहले क्या आया था? वर्ण आया था, वर्ण के बाद क्या बना? जाति बना। जाति व्यवस्था है ना, जाति शब्द का प्रथम उल्लेख यदि हम बात करते हैं, जाति शब्द या जाति का प्रथम उल्लेख एक व्यक्ति है जिसका नाम है यास्क, ठीक है, यास्क, और इसका ग्रंथ है, इसमें मिलता है, किसमें मिलता है? ठीक है, इस ग्रंथ में मिलता है, यास्क के निरुक्त में जाति शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। अब कौन सा जाति का सबसे पहले बार उल्लेख किया गया? तो जाति का नाम है प्रथम जाति, प्रथम जाति, ठीक है। कौन सी जाति हो जाएगा ये? इस जाति का उल्लेख मिलता है। हाँ, वर्ण से ही जाति बना ना ये, फिर जाति उपजाति में टूट गया। कृष्ण जाति का प्रथम उल्लेख है ये, ठीक है। तो ये हो गया जाति व्यवस्था। चलो, सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? संस्कार, ठीक है। सामाजिक जीवन के अंतर्गत संस्कार पढ़ेंगे। पहली बार इसी काल में संस्कार की भी अवधारणा आता है। एक व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर, जन्म से पहले से और मृत्यु तक कितने संस्कार होता है? 16 संस्कार होता है। छठी वगैरह जानते हो आप लोग? विवाह जानते हो? वो भी एक संस्कार है। विवाह संस्कार, छठी संस्कार, नामकरण संस्कार, ठीक है। हाँ, मरना भी एक प्रकार का क्या है? संस्कार है, जिसको कहा जाता है अंत्योष्टि या अंतिम संस्कार। गृह सूत्र में इस संस्कार हेडिंग देना, नहीं, सामाजिक जीवन के अंतर्गत गृह सूत्र में एक ग्रंथ है जिसका नाम है गृह सूत्र। गृह सूत्र में संस्कारों की संख्या 16 बताई है, 16 बताई गई है, ठीक है, 16 बताई गई हैं। और इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया, व्यापम में, ठीक है। संस्कार का उल्लेख कौन सा ग्रंथ में है? तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, इसमें है। हाँ, इसको व्यापम में ही पूछा गया है, संस्कार का उल्लेख कौन सा ग्रंथ में है? तो क्या हो जाएगा? गृह सूत्र, ठीक है। प्रमुख संस्कार देखते हैं, ऐसे 16 लिखूंगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। मैं प्रमुख संस्कार लिख रहा हूँ, जैसे कि प्रथम, पूरा लिखवाना है प्रमुख संस्कार, आप लोग घर में जाकर लिखोगे इसको, ठीक है। तो प्रमुख संस्कार में ऐसा पहला करके लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला संस्कार, तो पहला जो संस्कार है क्या हो जाएगा? गर्भधारण संस्कार, ठीक है। जब स्त्री 1 महीना की होती थी, हाँ, अरे प्रेग्नेंट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, उसको बोला जाता है गर्भधारण संस्कार, या इसको बीज डालने का संस्कार भी बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। दूसरा जो संस्कार है, देखिए, ये प्रथम संस्कार था ना, इस संस्कार में क्या हो जाएगा? हाँ, प्रथम संस्कार यहाँ पर लिखा है, ठीक है। दूसरा जो संस्कार है, पुष्वन, ठीक है, संस्कार,
गर्मी लग रहा है यार। चलो देखिए, पुष्पवंश संस्कार, इसका अर्थ ये होगा, ठीक है। देखिए, आप लोग जानते होंगे या सुने होंगे, जो पेट में भ्रूण बनते हैं तीसरे महीने में डिसाइड हो जाता है कि लड़का है कि लड़की है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार किया जाता था, पुष्पवंश संस्कार। देखिए, हमारे प्राचीन ग्रंथ में भी लड़के और लड़की में क्या किया गया है, भेदभाव किया गया है, ठीक है। बहुत सारे ग्रंथ देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, मैत्रेय ग्रंथ, ठीक है, महिला की तुलना जुआ पासा से कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ना महिलाएं ही क्या करते हैं, वो धार्मिक रहते, पूजा पाठ करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा उसी का क्या किया गया है, धर्म में अवहेलना किया गया है। देखिए, पुष्पवंश संस्कार, गर्भधारण के तीसरे माह, ऐसे लिखेंगे, गर्भधारण के किसके लिए, पुत्र प्राप्ति हेतु मनाते थे ना ये, पुत्र प्राप्ति हेतु। फिर यहाँ पर लिखेंगे सीमांत नयनो संस्कार, ठीक है। ठीक है, इसको ना 7वें माह, गर्भधारण के 7वें माह, ठीक है। हाँ, बता रहे हैं, ठीक है। संतान के, संतान के सुख समृद्धि, ठीक है, यहाँ पर लिखना, संतान के सुख समृद्धि हेतु मनाए जाते थे 7वें माह में। गर्भ में शिशु के समृद्धि के लिए मनाते थे, ठीक है, गर्भ में शिशु के समृद्धि के लिए मनाते थे। कौन सा संस्कार हो जाएगा, हाँ। उसके बाद में आता हूँ 11वां संस्कार, 11वां, 15वां और 16वां, ये 3 संस्कार पढ़ेंगे, 11वां, 15 और 16वां, ठीक है। 11वां संस्कार इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछते रहते हैं, जिसको कहा जाता है, देखिए इसका नाम, बाकी आप लोग लिखोगे, चौथा, पांचवा, छठवां घर में जाकर लिखोगे गूगल में सर्च करके, ठीक है, जगह छोड़ सकते हैं आप लोग। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, इसको कहा जाता है शिक्षा ग्रहण आरंभ। इस संस्कार के बाद शिक्षा ग्रहण आरंभ, ठीक है, शिक्षा ग्रहण आरंभ होता था। और उपनयन संस्कार इस समय सिर्फ 3 वर्ण का होता था, ठीक है। देखिए, ये जो संस्कार होता था कौन कौन का होगा, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, ये तीनों का क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था। तो शूद्र का क्यों नहीं हो रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि शूद्र, इन लोगों का मानना था उस समय ना, ब्राह्मणों का, शूद्र का है अमानुष है, मनुष्य जैसे नहीं दिखता, ये गंदे दिखते हैं। हाँ, इसको शिक्षा का अधिकार नहीं है, इस कारण इसको शिक्षा से भी क्या किया गया, वंचित रखा गया था शूद्रों को, ठीक है। इस कारण इन तीनों को क्या बोला गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज बोला गया, द्विज, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का क्या हो रहा है, उपनयन संस्कार, इस कारण इसको द्विज बोला गया, ठीक है। तो द्विज का मतलब होता है तीनों को ना पुनर्जन्म होगा, क्या होगा, पुनर्जन्म। और शूद्र का नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा ग्रहण नहीं करते। भाई, आपने 3000 वर्षों तक शूद्रों को शिक्षा से क्या रखे, वंचित रखे। बाद में जब देश आज़ाद होता है तो इसको, ठीक है, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शूद्रों को, या बोले तो एसटी, एससी, ओबीसी को क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया था। आरक्षण इसीलिए दिया गया था, ठीक है। चल, 15 जो संस्कार है, 15वां नंबर का, जिसको कहा गया कौन सा संस्कार, विवाह संस्कार, ठीक है। और 16वां जो संस्कार है, जिसको कहते हैं अंत्योष्टि, या हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार, ठीक है। 2 संस्कार, सॉरी 4 संस्कार के बारे में आदमी को पता नहीं रहता, पहला, दूसरा, तीसरा,
16वां, मतलब ये 3 संस्कार तो पूरे गर्भ में ही हो रहे हैं, और ये तो उसके मरने के बाद हो रहा है। ठीक है, मैं इसका बोला ना 1 2 3, और ये नीचे वाला इसका पता नहीं रहता। ठीक है, तो ये हो गया क्या, संस्कार हो गया। तो एक आदमी के जीवन में कितने संस्कार, 16 संस्कार। इसकी संख्या बस को याद रखना, कभी कभी इसका संख्या पूछते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे फिर। हो गया सभी का ये? बताइए प्रथम संस्कार कौन? ठीक है, दूसरा संस्कार, तीसरा संस्कार, 15वां संस्कार। ठीक है, किनका किनका उपनयन संस्कार होता था? इस कारण इसको क्या बोला गया, अंतिम संस्कार। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं विवाह। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हमें इस समय 8 प्रकार का विवाह का वर्णन मिलता है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का, या ऐसा भी कहा जाता है प्राचीन धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। देखिए, ये लिखा है, उल्लेख लिखा ना, उल्लेख है। देखिए कौन कौन सा 8 प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8 प्रकार में। पहला जो विवाह था, देखिए जिसको कहा गया, यहाँ पर सामने में विवाह भी लगाएगा। ठीक है, लगा देते हैं, आर्य विवाह। कैसा विवाह था आर्य विवाह? ठीक है, देखिए। ठीक है, कन्या का वयस्क होने के बाद उसके पुत्र द्वारा योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह करना। सॉरी, हाँ, उसके पिता द्वारा, उसके पिता द्वारा वर, योग्य वर ढूंढकर विवाह करना, इसको कहा गया आर्य विवाह। ठीक है, देखिए, नहीं टॉपिक कंप्लीट करना है। नहीं नहीं, अभी बहुत सारा है। ठीक है, ऐसे पढ़ाएंगे फिर हिस्ट्री 3 से 4 महीना लग जाएगा। एक तो इसके चक्कर में टाइम लग रहा है। देखिए आर्य विवाह, चलो लिखिए, लिखिए। कन्या के वयस्क होने पर, कन्या के वयस्क होने पर पिता द्वारा, पिता द्वारा योग्य, ठीक है, पिता द्वारा योग्य वर ढूंढकर विवाह करना। 8 विवाह में सबसे उत्तम विवाह यही था। कौन सा? हाँ, और अभी भी यही विवाह सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो सबसे उत्तम विवाह यही था ना ये। देखिए फिर दूसरा विवाह, ठीक है, क्या हो जाएगा? देव विवाह। यज्ञ करने वाले पुरोहित को दक्षिणा के बदले में अपना पुत्री देना या पुत्री के साथ विवाह करना। ठीक है, देखिए ऐसा भी होता है। यज्ञ यज्ञ करने वाले ठीक है, देव विवाह है यही। फिर तीसरा देखिए, तीसरा जो विवाह था, क्या हो जाएगा? आर्ष विवाह। तीसरा जो विवाह था, आर्ष विवाह। हम लोग जानते हैं वैदिक काल में गाय का वैल्यू कितना था, बहुत ज़्यादा था ना ये। जितना भी लड़ाई होता था गाय के लिए। ठीक है,
गाय बैल के बदले में पुत्री देना या पुत्री, हाँ, गाय बैल के बदले में क्या देना, पुत्री देना या पुत्री का विवाह करना, उसको कहा गया आर्ष विवाह। ऐसा भी होता था वैदिक काल में। क्यों? ठीक है, गाय बैल के बदले में पुत्री का विवाह करना, इसको कहा गया आर्ष विवाह। फिर देखिए चौथा विवाह, ठीक है, ये हो जाएगा प्रजापत्य विवाह। किस प्रकार का विवाह ये? ठीक है, अभी दहेज चलता है कि नहीं चलता है? चलता है, ठीक है, ठीक है, बता रहे हैं, हाँ। दहेज ना हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम चलता है। आप दूसरा स्टेट में जाइए, दहेज ना मुंह से मांगा जाता है। ऐसे दहेज तो कोई नहीं मांगते, लेकिन उम्मीद तो बहुत करते हैं। ठीक है, अभी बताया ना, दहेज कोई नहीं मांगते लेकिन उम्मीद। ठीक है, मेरे शादी में, ठीक है, मेरे शादी में टिकावन में क्या आना चाहिए? बाइक आना चाहिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, बुलेट आ जाए, कार भी आना चाहिए, सब चीज आना चाहिए। देखिए प्रजापत्य विवाह, तो इसको कहा जाता है, क्या कहा गया? बिना दहेज का विवाह। ठीक है, या इसमें ना एक चीज और लिखा जाता है, वर द्वारा कन्या मांग के विवाह करना या लड़के द्वारा कन्या मांग के विवाह करना, इसको कहा गया प्रजापत्य विवाह। ठीक है, पांचवा देखिए, जो पांचवा विवाह है, गंधर्व। ठीक है ना, ये गंधर्व विवाह, अब इसको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हो। ठीक है, प्रेम विवाह, महाभारत में इसको सबसे श्रेष्ठ विवाह बताया, क्योंकि भगवान कृष्ण का इसी प्रकार का विवाह हुआ था, है ना। ये महाभारत में इसको कैसा बताया? श्रेष्ठ विवाह बताया, गंधर्व विवाह। देखिए फिर छठवा, ठीक है, यहाँ पर लिखा है असुर विवाह। नहीं, दूसरा है, ठीक है, पिता द्वारा धन लेकर विवाह करना, नहीं, ठीक है, पिता द्वारा धन लेकर विवाह करना, एक प्रकार से देखा जाए तो अपनी बेटी को क्या करना, बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये छठवां प्रकार का विवाह। अब मुझे पता था ये ना दोनों में एक ना क्वेश्चन बनेगा, कोई ना कोई पूछने वाले हैं। हाँ, एक जैसे लग रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है? गाय बैल। ठीक है, यहाँ पर क्या ले रहे हैं? धन लिया है। ठीक है, लेकिन लगता है एक ही जैसे, और अपना इसको एक ही जैसे मान के चलिए। ठीक है, देखिए सातवां जो विवाह है, ठीक है, राक्षस विवाह। ठीक है, राक्षस विवाह, तो इसका मतलब ये होता है कन्या का अपहरण करके विवाह करना। ठीक है, ठीक है, किसका? कन्या का अपहरण करके विवाह करना। कन्या के अपहरण करके विवाह करना।
आगे हम लोग पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने किसका अपहरण किया था? इसका अपहरण किया था। एक पिक्चर भी बना है इसी पर, नहीं, संयोगिता का क्या किया था? अपहरण करके विवाह किया था। और ये किसका पुत्री था बताइए? इसकी पुत्री थी, ठीक है, जयचंद की पुत्री थी। इसी कारण ना जयचंद को क्या लगा, बेचारा को बड़ा दुख लगा था, मेरी पुत्री को इसने क्या करके विवाह किया है? अपहरण करके। तो इसने किसको बुलाया था पता है? भारत में मोहम्मद गौरी को, ठीक है। इसने किसको बुलाया? मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी भारत में आते, पृथ्वीराज चौहान को क्या करते हैं? युद्ध में पराजित करके ना भारत में मुस्लिम शासक का नींव रखते हैं, मुस्लिम शासन का, ठीक है। तो देखिए संयोगिता ने क्या से क्या कर दिया। अरे इस कारण क्या हो जाएगा, इसी के कारण हुआ ना ये, देखिए फिर आठवां विवाह देखिए, जिसको कहा जाता है पिशाच या पिशाच विवाह कहा जाता है। चलो इसको बोल रहे हैं ना पिशाच विवाह में, बोल रहे हैं आप लोग, लिखिए। सोई हुई, चलो लिखिए, सोई हुई, हाँ, कन्या के साथ, कन्या के साथ, ठीक है, बलपूर्वक, बलपूर्वक संबंध बनाकर विवाह करना, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, अब इसको सुनिए। इस चार प्रकार का स्टार्टिंग में इस चारों विवाह का क्या किया गया है? प्रशंसा किया गया है, ठीक है, ठीक है। ये चारों विवाह का क्या किया गया है? प्रशंसा किया गया है। और ये नीचे का जो अंतिम में ना चार विवाह है, इसका ना क्या किया गया है? निंदा किया गया है, ठीक है। ये चारों विवाह का क्या किया गया है? प्रशंसा किया गया है ग्रंथों में। और चारों विवाह का नीचे का, जैसे कि गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच विवाह, ये सभी का निंदा किया गया है, ठीक है। किस विवाह को महाभारत में श्रेष्ठ कहा? ठीक है, गंधर्व। बड़ा जल्दी से पकड़े आप लोग अच्छा, अब इसको लव मैरिज लिख देते हैं, ठीक है, ज्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, चलो फिर आगे देखते हैं ना ये। इसके अलावा और भी दो प्रकार का विवाह प्रचलित था इस समय। अन्य दो प्रकार का विवाह, ठीक है, का प्रचलन था इस काल में, ठीक है। अन्य दो प्रकार का विवाह का भी प्रचलन था इस काल में। तो एक को कहा गया, देखिए कौन सा विवाह? हाँ, अनुलोम। इसको ना एपी के एग्जाम में पूछा गया था। हाँ, देखिए अनुलोम विवाह और एक होता है प्रतिलोम होता है, ठीक है। और दोनों विवाह हाँ डील करेंगे, एक दूसरे के क्या होता है? अपोजिट होता है, ठीक है। अनुलोम, प्रतिलोम। अब सुनिए इसके बारे में। उच्च वर्ण के लड़का और निम्न वर्ण की लड़की यदि विवाह करते हैं तो उसको कहा गया अनुलोम। जैसे कि उच्च वर्ण का लड़का मतलब क्या हो जाएगा? ये ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण क्या है? आपका लड़का है ये, ठीक है। अब ये जो विवाह करेगा, हो सकता है कि छत्री से करे, छत्री कन्या से करे, या वैश्य कन्या से करे, चाहे शूद्र से करे, तो इसको क्या बोलेंगे? अनुलोम विवाह, ठीक है। समझ में आया होगा। ये क्या है? तीनों कन्या है ना, तीनों में क्या होगा? ये कन्या। इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है अनुलोम विवाह, ठीक है। और प्रतिलोम इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा?
उच्च वर्ण लड़की, ठीक है, एवं निम्न वर्ण लड़का, ठीक है। इसमें ना ऊपर में आपको ये भी लिखना था, क्या लिखना था, क्या लिखना था इसमें, उच्च वर्ण लड़का एवं निम्न वर्ण लड़की, यही हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा ना ये। तो इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिए इसमें ब्राह्मण कन्या, प्लस ये क्या है, तीनों क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, ठीक है। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, प्रतिलोम विवाह, ठीक है। ये हो गया, विवाह कंप्लीट हुआ, विवाह कंप्लीट हुआ। हो गए क्या ये, हो गए नहीं, फिर बदल रहे पेज। चलो आगे देखेंगे, सामाजिक जीवन के अंतर्गत क्या देखेंगे, आश्रम व्यवस्था। इसी काल में क्या होता है, आश्रम व्यवस्था भी क्या होता है, प्रारंभ होता है, आश्रम व्यवस्था। इसका भी उल्लेख कहाँ है ये, चलो एक मिनट पहले ना, पहले सुनिए, पहले आश्रम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है, श्रम, आश्रम, ठीक है, इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा, श्रम के बाद, श्रम के बाद विश्राम, आश्रम। छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है, ये हो जाएगा, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ना ये। छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख है, 3 आश्रम, फिर बाद में चौथा आश्रम भी आता है, ठीक है। 3 आश्रम का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में। फिर यहाँ पर लिखेंगे, एक और उपनिषद है जिसको कहा जाता है जबालो उपनिषद। पहली बार इसमें क्या होता है, चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है, और इसको याद भी रखना, जबालो उपनिषद। फिर इसमें लिखिए, मैं पहली बार ठीक है, चारों आश्रम का क्या है, उल्लेख है ये, पहली बार होता है इसमें, ठीक है। और आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या, यदि हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या, बताइए क्या उद्देश्य होगा इसका। इसका जो उद्देश्य है, 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करना। पुरुषार्थ क्या है, ठीक है, सॉरी, 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करना। जब मेंस पढ़ते ना पीएससी के लिए, सबको ना डील से पढ़ा जाता है दर्शन शास्त्र में, कौन कौन सा 4 पुरुषार्थ है, देखिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 पुरुषार्थ। धर्म, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोक्ष, फिर क्या हो जाएगा ये,
क्या हो जाएगा, अर्थ, फिर क्या हो जाएगा ये, काम। एक व्यक्ति में 4 गुण होना चाहिए, ठीक है, इसको ना इंपॉर्टेंट करना, इसको कई बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। 4 पुरुषार्थ क्या क्या है, तो क्या हो जाएगा, धर्म, मोक्ष, धर्म का मतलब नैतिकता होना चाहिए, मोक्ष मतलब, ठीक है, और फिर अर्थ मतलब होता है पैसा होता है, और काम मतलब काम, लालसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक व्यक्ति में 4 गुण होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है, आश्रम व्यवस्था का 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करना। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत पहला जो आश्रम है, प्रथम लिख देना है, चलो ऐसे ही लिख रहे हैं, प्रथम आश्रम। आप लोग पढ़े होंगे कहीं पर इसको, ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम, पहला जो आश्रम व्यवस्था है वानप्रस्थ आश्रम है, ठीक है। ये जो आश्रम व्यवस्था है, इसको ना, ये आश्रम को 4 भागों में बांटा गया है, और प्रत्येक को ना 25-25 साल में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इस प्रकार देखा जाए, एक व्यक्ति का जीवन कितने वर्ष का होता है, 100 वर्ष। वानप्रस्थ आश्रम, इसका जो टाइम पीरियड है 0 से लेकर 25 वर्ष तक, इसको कहा गया कौन सा आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, पहला आश्रम है, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा आश्रम हो जाएगा, ठीक है। गृहस्थ आश्रम, ये जो स्टार्ट होता है कब से होगा, 26 से, ठीक है, 50 वर्ष। सभी आश्रम में श्रेष्ठ आश्रम कहा गया इसको, ठीक है। और ये जो आश्रम व्यवस्था कब स्टार्ट होता था, विवाह के बाद, विवाह संस्कार के बाद क्या होता था, ये स्टार्ट होता था। तो यहाँ पर लिखेंगे चारों आश्रम में श्रेष्ठ आश्रम, ठीक है, चारों आश्रम में सबसे श्रेष्ठ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम का इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य 3 ऋण को प्राप्त करना। आप लोग पढ़ते होंगे 3 ऋण कौन कौन सा है, हाँ बोलिए, देव ऋण और 3 ऋण को प्राप्त करना, रहने के लिए 5, ठीक है। गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य है क्या, 3 ऋण को प्राप्त करना, जैसे कि पितृ ऋण, ठीक है, पितृ ऋण, ठीक है। पितृ ऋण का मतलब होता है, ये ऋण को कब प्राप्त किया जाता है, पिता द्वारा, ठीक है, पुत्र पैदा करके, पिता द्वारा, पिता द्वारा संतान उत्पत्ति लिखेंगे ना, संतान की जगह पर ना पुत्र ही लिखना ज़्यादा रहेगा। पिता द्वारा संतान या पुत्र उत्पत्ति के द्वारा, ठीक है, ये हो जाएगा पितृ ऋण। फिर क्या हो जाएगा, ऋषि ऋण, नहीं दूसरा क्या हो जाएगा, ऋषि ऋण, दूसरा अर्थ हो जाएगा ऋषि ऋण। गुरुजनों को सम्मान देकर, ठीक है, गुरुजनों को सम्मान देकर या गुरुजनों को सम्मान देना। और तीसरा जो ऋण है कौन सा है, देवता के प्रति सम्मान, ठीक है, देव ऋण, देवता के प्रति सम्मान। तो ये हो गया क्या, आपका गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य हो गया। तो ऋण कितने प्रकार का होता है, इसको याद रखना, त्रिऋण होता है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, ठीक है। तीसरा जो आश्रम है जिसका नाम है, कौन सा आश्रम है ये, सॉरी वानप्रस्थ नहीं, ये है, क्या हो जाएगा ये, अरे बताइए कौन सा होगा, संन्यास, सॉरी संन्यास नहीं, ये है, अरे मैं इसको ना गलत लिखा हूँ पहले वाला को, ठीक है, हाँ हाँ,
इसको ना मैं पहले वाले को गलत लिखूँ, आप लोग इसको सुधारना। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, क्या लिखेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम है, तब ना इसमें क्या डालेंगे हम लोग, ब्रह्मचर्य आश्रम। सुधारिए इसको, ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, हाँ इसको सुधारिए, ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला क्या होता है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, मतलब सन्यासी जीवन जीना, ब्रह्मचर्य मतलब। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, यही इसी को बस सुधारना है। दूसरा क्या हो जाएगा, गृहस्थ, और तीसरा जो हो जाएगा क्या, वानप्रस्थ हो जाएगा, ये वानप्रस्थ आश्रम। ये जो स्टार्ट होता है ये 51 से लेकर 51 से ये 75 वर्ष तक। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम चलता है। फिर चौथा में लिखेंगे, अंतिम में क्या लिखेंगे, संन्यास आश्रम। ठीक है, ये हो जाएगा 76 से लेकर 100 वर्ष तक रहेगा ये। अंतिम आश्रम यही है, संन्यास आश्रम। इस प्रकार ये आश्रम व्यवस्था क्या होता है, कंप्लीट होता है। हाँ 76 से 100। ठीक है, आश्रम व्यवस्था के बाद हो गया कंप्लीट, हो गए ना ये। चलो नेक्स्ट कर रहे हैं ना इसको। चलो हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। क्या, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन पूरा कंप्लीट हो गया। ये हो जाएगा उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। चलो 10 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ थोड़ा फास्ट करेंगे तब ना बनेगा ये। उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन, इस काल की सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या थी। देखिए पहली बार ना भारत में क्या हुआ था, इसी काल में होता है, लोहे का आविष्कार होता है, पहली बार होता है। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषताएं थी, कैसी विशेषताएं, आर्थिक विशेष। ठीक है, आर्थिक विशेषताएं थी। देखिए इस काल में इस काल की हो जाएगा ना, इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, लोहे का आविष्कार या लोहे का खोज। भारत में पहली बार होता है लोहे का खोज। यदि दुनिया में देखा जाए तो इससे पहले हो गया था, लगभग 2000 ईसा पूर्व पहले हो गया था। लोहे का खोज कब होता है भारत में, इस सन में होता है 1000 ईसा पूर्व में या 1000 बीसी में होता है। ये डेट को याद रखना, पहली बार भारत में लोहे को कब खोजा गया, हाँ 1000 बीसी या 1000 ईसा पूर्व में खोजा गया। और कौन से स्थान से इसको निकाला गया, स्थान क्या हो जाएगा, ठीक है, स्थान हो जाएगा ये, यहां से निकाला गया। अतरंजी खेड़ा यूपी में एक, यूपी में है ये, यूपी का एटा जिला, एटा जिला यूपी में है ये, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से सबसे पहली बार भारत में लोहा निकाला गया। ठीक है, ये लिखा है अतरंजी खेड़ा एटा, ठीक है, यूपी। आर्य लोग लोहे को क्या बोलते थे, ठीक है, लोहे का नाम, लोहे का नाम आर्य लोग क्या बोलते थे, इन लोग ना लोहे को दो नाम से जानते थे आर्य लोग। हम लोग क्या बोलते हैं अभी, लोहा बोलते हैं। देखिए इन लोग बोले, ठीक है, क्या बोले, श्यामयस, एक तो ये नाम है, और दूसरा जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कृष्णयस। कृष्णयस जो काले लोहे होते थे उसको कृष्णयस बोलते थे, और श्यामयस जो ना भूरे लोहे होते थे उसको बोलते थे।
तो लोहे का नाम इस काल में ये मिलता है। ठीक है। आर्थिक जीवन के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? आर्यों का कृषि, इसी के अंतर्गत नहीं क्या देखेंगे? कृषि। चलो यहाँ पर कृषि लिखेंगे। हम लोग पढ़े थे ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। इस काल की जो विशेषताएं देखिए क्या है? लोहे का आविष्कार या खोज। लोहे का आविष्कार हुआ और लोहे से क्या बनाया गया? नांगर या हल बनाया गया। हल बना जिससे जमीन का गहराई से जोताई हुआ, और जमीन का गहराई से जोताई हुआ तो कृषि उत्पादन क्या हुआ? बढ़ा। इस कारण ना इस काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या हो जाता है? कृषि हो जाता है। पहले जहां पर पशुपालन था वहीं पर ये क्या हो गया इस काल में? कृषि। और इसका कारण क्या है? लोहे का खोज। आप ना जमीन का जितना गहराई जोताई करोगे ना उतना ही आपका क्या होगा? प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। देखिए इस काल का मुख्य व्यवसाय था ये, या आर्यों का मुख्य व्यवसाय था ये। एक ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें क्या लिखा गया है? कृषि के चार क्रिया। इसमें ना कृषि के चार क्रिया का उल्लेख है, जैसे कि क्या? जोताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। हाँ वही है इसका मतलब। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि ठीक है चार क्रियाएं का उल्लेख है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चार क्रियाएं। कृषि के यहाँ पर लिखेंगे चार ना, चार क्रिया का, तो पहले क्या होगा? जोताई। ठीक है, बुआई, यहाँ पर लिखा है जोताई, बुआई, कटाई, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? ये मड़ाई। ये कृषि के चार क्रिया है, इसका उल्लेख है। तो इससे पता चलता है कि आर्य लोग कृषि को अच्छे से करते थे इस काल में। ठीक है। इसके अलावा एक और ग्रंथ है जिसमें लिखा गया है कांठक संहिता। काठक संहिता है। काठक संहिता में 24 बैल द्वारा, ऐसे लिखेंगे ना इसको, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख है। तो हमें ये समझ में आता है इस समय आर्य हल को जानते थे और कृषि करने के लिए भी जानते थे। और कितना बैल द्वारा खींचे जा रहे हैं बताइए? 24। हल कितना खतरनाक रहा होगा सोचिए फिर, है ना ये 24 बैल। ठीक है। तो इसकी जो वर्णन है किसमें है? काठक संहिता है ना, काठक संहिता में लिखना। ठीक है। इस समय अनेक फसल की जानकारी मिलता है। पिछले काल में हम लोग पढ़े थे मात्र यव या जो का ही उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन सा काल में? ऋग्वेदिक काल में। अनेक फसल की जानकारी था, अनेक फसल का उल्लेख है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा फसल है। हमें इसका उल्लेख मिलता है, गेहूं का उल्लेख मिलता है इस काल में।
चावल का उल्लेख मिलता है, ठीक है, चावल का उल्लेख मिलता है, और इसका भी मिलता है, मूंग, उड़द और गन्ना आदि और भी फसल हैं। इनमें से दो फसल ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये चावल और गेहूं, ठीक है। अनेक ग्रंथ में गेहूं के लिए एक शब्द मिलता है, जैसे कि इस समय ग्रंथ है जिसका नाम है वाजनेयी संहिता, वाजनेयी संहिता, ठीक है। वाजनेयी संहिता में वाजनेयी संहिता में आज जल्दी जल्दी हो रहा है क्या? क्या बोले? हाँ, वाजनेयी संहिता में गेहूं को इस नाम से उल्लेख है। क्या लिखा है ये? हाँ, गोधूम के नाम से उल्लेख है, गोधूम कहा, ठीक है, या उल्लेख ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वाजनेयी संहिता में ना, ये फिर आगे लिखेंगे अथर्ववेद में चावल को तंदुल, तंदुल लिखा है, वह सही लिखा हूं मैं इसको, ये गया, इस नाम से उल्लेख है, तंदुल या ब्रीही, ठीक है, इस नाम से उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। तो ये हो गया, ठीक है। और चावल का प्रथम साक्ष्य इस काल में बात करते हैं, कौन से काल में? वैदिक काल में, ठीक है। चावल का प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिलता है, कहाँ से लोहा मिला था? एक तो यहाँ से मिलता है और ना हस्तिनापुर से मिलता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, या चावल का जो साक्ष्य कहाँ मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में? क्या हो जाएगा? लोथल लिखे थे, और क्या लिखे थे? रंगपुर, लोथल और रंगपुर। चावल का इसका जो इस काल में ना प्रथम साक्ष्य या जानकारी, प्रथम जानकारी कहाँ से मिलता है? अतरंजी खेड़ा, ठीक है, यहाँ से मिलता है अतरंजी खेड़ा, और दूसरा क्या लिखेंगे? हस्तिनापुर, यहाँ से मिलता है। चलो फिर लास्ट फैक्ट लिखिए, छंदोग्य उपनिषद, ठीक है, में दुर्भिक्ष मतलब क्या हो जाएगा ये? अकाल का उल्लेख है, ठीक है, मतलब इस काल में भी क्या हो जाएगा? अकाल पड़ता था, उल्लेख है, ठीक है। ये हो गया हमारा कृषि के बारे में जानकारी। कल जो हम लोग पढ़ेंगे इसका जो अंतिम वीडियो रहेगा या अंतिम क्लास रहेगा किसका? वैदिक काल का, उसमें पढ़ेंगे इसका जो बाकी टॉपिक है, और राजनीतिक जीवन आर्यों का, और धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन तो छोटा सा है, ठीक है।